मिलो एक बार को तुम, शिद्दत से एक बात करनी है। तुझसे गले लगकर तेरी ही शिकायतें हजार करनी है। With these beautiful lines of Gulzar, I, Neeraj Fazar, welcome you all to this session of Hindi poetry. And to moderate the session, we have Vijay Kapoor with us. Vijay Kapoor is a renowned theatre director, actor, poet, story writer, playwright, critic, translator, sculptor, painter, media person, current vice president of Abhineet, the oldest theatre group of Chandigarh, and secretary of the oldest literary society of Chandigarh, Abhivyakti. He has 37 years theatre experience, primarily as a lead actor in 61 plays, and he has also directed 29 plays. He has participated in world's largest theatre festival in France called Evenon Theatre and Dance Festival. He has authored 18 books. He has received many awards, out of which the Best Poetry Book Award for Pahar Hi Nahi Hote Hain Pahar in 2013. So, with this, I welcome you, sir, and please take over the session from here. धन्यवाद नीरज। सभी श्रोताओं का इस कविता गोष्ठी में ढेर स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर खोसला, प्रोफेसर मंजू जयदेका और आशु खोसला जी का, जिनके सतत प्रयत्नों से का ये नतीजा है शूलनी साहित्य समागम। इतिहास यूं ही नहीं बनता, इसके पीछे बदलाव लाने की एक गजब इच्छा शक्ति और सपनों को पंख देने वाली क्षमता रहती है। साहित्य और समय की धारा को मोड़ देने वाले हिंदी के प्रतिष्ठित और चर्चित कवि साहित्यकार आज इस खास कार्यक्रम में शामिल हैं। उनका स्वागत है। समकालीन कविता, नवगीत, हिंदी गजल, उर्दू गजल, कहानी, जीवनी, संस्मरण कि ये रचयिता अपने अपने भीतर मीठी मीठी आंच लिए हुए हैं। जीवन संघर्ष से गुजरते इन सभी ने स्वयं को अपनी अपनी भूमिका में श्रेष्ठ साबित किया है। कथ्य, शिल्प और भाषा के माहिर इन कवियों के संग संग आप भी रचनात्मकता की नदी में बह निकलेंगे। हमारे बीच उपस्थित हैं वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी, माधव कौशिक जी और डॉक्टर रेखा वशिष्ठ। इनसे बातचीत करते हुए हम इनकी रचनाएं सुनेंगे। कविता, गजल, दस्तावेज और जीवनी जैसी विधाओं पर अचूक पकड़ रखने वाले डॉक्टर चंद्र त्रिखा जाने माने साहित्यकार हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी के दूसरी बार निर्देशक, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष और निर्देशक और हरियाणा संस्कृत अकादमी के पूर्व निर्देशक। पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि साहित्यकार अवार्ड से नवाजे गए। डॉक्टर त्रिखा का पहला काव्य संग्रह सन 68 में पाषाण युग नाम से छपा और अनेक पुरस्कार बटोर ले गया। हरियाणा सरकार का उस वर्ष का श्रेष्ठ हिंदी काव्य संग्रह पुरस्कार भी इसी काव्य संग्रह को मिला। उप संपादक से लेकर प्रधान संपादक तक अखबारों के लिए इन्होंने अनेक पदों पर काम किया। इनके बहुचर्चित काव्य संग्रह हैं पाषाण युग, शब्दों के जंगल, दोस्त, अपर्दा गिरा दो, ये और बात है। और चलो नई वेबसाइट खोलें। इसके अलावा इन्होंने 7 जीवनी संस्मरण लिखे हैं, जिसमें मोरारजी देसाई और लोगों के भी हैं, जाने माने लोगों के संस्मरण, जीवनी संस्मरण की पुस्तकें हैं इनकी। ऐतिहासिक दस्तावेजों की अनेक पुस्तकें भी इनके नाम हैं। 8 पुस्तकों का इन्होंने संपादन भी किया है। युगमार्ग नाम के सांध्य समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं और हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश साहित्य के अकादमियों से अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। अभिनंदन है आपका डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी। हमारे बीच दूसरे वरिष्ठ साहित्यकार माधव कौशिक जी हैं। जाने माने गजलकार, कवि, कहानीकार, अनुवादक, संपादक, राष्ट्रीय साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष हैं। 12 गजल संग्रह, 6 खंड काव्य, 3 काव्य संग्रह, 3 कहानी संग्रह,
बाल साहित्य, अनुवाद और अनेक संपादित पुस्तकें नाम है। इनकी बहुचर्चित कृतियां हैं जो पुरस्कृत भी हुई। हाथ सलामत रहने दो, नई सदी का सन्नाटा, जलाओ चिराग, सुनो राधिका, लौट आओ पार्थ, सबसे मुश्किल मोड़ पर, ठीक उसी वक्त और रोशनी वाली खिड़की। अनेक अनेक पुस्तकें हैं। अनुवाद और संपादन में अचूक पकड़ रखते हैं। कई देशी विदेशी भाषाओं में इनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ है और अनेक साहित्य अकादमियों से प्रतिष्ठित पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया है। आपका अभिनंदन है माधव कौशिक जी। और हमारे बीच वरिष्ठ महिला साहित्यकार डॉक्टर रेखा वशिष्ठ हैं, जो सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल के पद से रिटायर होने के बाद शिमला में रहकर साहित्य सृजन में लगी हुई हैं। सन 1986 में इनके काव्य संग्रह अपने हिस्से की धूप को हिमाचल के भाषा और संस्कृति विभाग की ओर से अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। चंद्रधर शर्मा गुलेरी शिखर सम्मान से भी इन्हें नवाजा गया और सन 1990 में इनकी कहानी हाथ को कथा पुरस्कार मिला और 1994 में आए इनके काव्य संग्रह पियानो को अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त इनका काव्य संग्रह चिंदी चिंदी सुख भी बहुत चर्चित रहा है। आपका भी अभिनंदन है डॉक्टर रेखा वशिष्ठ। कल रात चांद बटोर मैंने भीतर भेजा, कल रात चांद बटोर मैंने भीतर भेजा, सूने कोनों का करने मुआयना। अंधेरों से लिपटे कोनों ने चंदा को मामा नहीं पुकारा, अंधेरे से लिपटे कोनों ने चंदा को मामा नहीं पुकारा। बोले भूखे पेट धरती मां कहलाने लायक नहीं। हाथ में लिए पेट जीवन के सब रंग काले हैं, चांद चांद नहीं रहता, टूटते सपनों की चित्कार हो जाता है। और बंजर जन ही पैदा करते हैं जड़ों से जुड़ा संग्राम, केवल बंजर जन ही पैदा करते हैं जड़ों से जुड़ा संग्राम। आइए सबसे पहले मुलाकात करते हैं डॉक्टर रेखा वशिष्ठ से और उनकी कविताएं भी सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर रेखा वशिष्ठ, आप हाजिर हैं? जी हाँ, आप मुझे रेखा जी देख पा रहे? जी मैं हाजिर हूँ। हूँ। आप तक पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। आप मुझे देख पा रहे हैं? ठीक है सब? हाँ जी सब ठीक है। आप का जो ऑडियो बहुत वीक आ रहा है मुझे। ऑडियो वीक आ रहा है? मैं नहीं, हम सुन पा रहे हैं रेखा जी को, हम सुन पा रहे हैं। चलिए, पहला प्रश्न है आपके लिए कि आप कई सुन पा रहे हैं? रेखा जी, आप कई विधाओं में लिखती हैं जी, पर काव्य पर केंद्रित रहते हुए मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपकी साहित्य की यात्रा में कविता ने कब दस्तक दी और उस दौर की अगर वो कविता भी आप सुना पाए। देखिए, जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं कोई एक वर्ष या कोई ऐसा समय रेखांकित नहीं कर सकती, लेकिन जब बचपन से किशोरावस्था में पहुंची तभी से कुछ कुछ लिखा करती थी। लेकिन वो लिखना इतना साधारण और सामान्य था कि जैसे मानिए कि आप डायरी में कुछ लिख देते हैं। उस समय कभी ऐसी कोई आकांक्षा नहीं रही कि आगे चलकर मुझे कविताएं लिखनी है या मुझे कवि बनना है। और ना ही उस समय इतने साधन थे जैसे कि आज है कि आप तुरंत छप जाते हैं और सबको आपका पता चल जाता है कि आप क्या लिख रहे हैं। उस समय तो हमें लगता था कि कवि लेखक किसी दूसरे उपग्रह के प्राणी हैं और हम कभी शायद उनको देख नहीं पाएंगे, उनसे कभी मुलाकात नहीं होगी। लेकिन उस समय की पहली कविता तो नहीं, लेकिन उसी दौरान लिखी हुई एक छोटी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है प्रार्थना का संकट। वे नहीं रहे अब, वे समझते थे पंछियों की बोली। नीम की फुनगियों, नींबू के फूलों पर उनके संग गाती थी चिड़िया समवेत। भगवान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। मंदिर के कलशों से ऊपर
मस्जिद की मीनारों के पार अनल हक गा सकती है सिर्फ गोरैया, हम भूल चुके हैं उसकी बोली। बहुत अच्छा है, वाह वाह। चिड़िया नहीं टेरती अब प्रार्थना के गीत, वाह। चिड़िया नहीं टेरती अब प्रार्थना के गीत। बहुत खूब। कैसे दुर्दिन है, कैसे दुर्दिन है, खतरे से खाली नहीं है ईश्वर का नाम लेना। कैसे दुर्दिन है, खतरों से खाली नहीं है ईश्वर का नाम लेना। चले गए हैं सभी देवता निर्वासन में, घात लगाए खड़ी है भीड़, चमत्कारी अघोरी है भीड़, हर प्रार्थना को नारा बना देती है। बहुत अच्छा है, ये पहली कविता थी जी। आगे चलूं? वाह 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 वाह, बहुत खूब। जी जी। अच्छा, जानने वाले आपको बेहतरीन कवित्री के रूप में पहचानते हैं, जानते हैं। मैं दर्शकों को आपसे आपकी वो कविता सुनाना चाहता हूं जो आपको सबसे प्रिय है। देखिए, जो कविता मैं अब सुनाना चाहती हूँ वो मुझे ऐसा नहीं कह सकती कि वो मुझे सबसे प्रिय है, लेकिन वो कविता उस दौर की कविता है जबकि मैं एक अलग तरह के संकट से गुजर रही थी। बहुत घातक बीमारी का शिकार हो गई थी और ये कविता जनरल वार्ड में एक रात मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि कहीं ये मेरे मन के बहुत करीब है कि उस समय जब मैं अभिव्यक्ति के लिए छटपटाती रहती थी, इस कविता के द्वारा मैं अपने मन की बात कह सकी। तो आपके समक्ष है जनरल वार्ड में एक रात। इधर शहर है जिंदगी का, उधर मौत का शहर है। इधर शहर है जिंदगी का, उधर मौत का शहर है। दोनों की हद पर पड़ता है दर्द के बंजारों का डेरा। खिड़कियों में टंगे रहते हैं आंखों के खाली घोंसले, आकाश में ताकते उम्मीद चिड़ियों के सहमे हुए झुंड फड़फड़ाकर उड़ गए हैं उस अहेरी की आहटों से जो घूमता है दिन रात लंबे बरामदों में, बिस्तरों की कतारों के अंदर और बाहर। हर बिस्तर एक पिंजरा है, हर बिस्तर एक पिंजरा है। पिंजरे में कैद है एक पिंजर, छटपटाती है पखेरू सांसें। कितने व्यर्थ हैं ये सब सवाल, वो कौन है, कहां से आया है। हर चेहरे पर पहचान पत्र की तरह एक ही लिपि में छपा है एक ही हस्ताक्षर, बांट रहा सबको दर्द की भागीदारी, बांट रहा सबको दर्द की भागीदारी। कौन साबुत है, किसका नाम बाकी है। नंबर 1 रींग रहा रीढ़ में, 2 नंबर फेफड़ों में हाँफ रहा, 10 नंबर पिस रहा पसलियों में, 20 जठर में जल रहा। रात गए अंधकार के सागर में, जब लंगर से खुलता है ये पीड़ा पोत। अंधेरे स्याह पानी में कराहें छप छप चप्पू चलाती हैं। सन्नाटा बिखरता है, फिर समेटती है उसे शीतकारें। दूर कहीं से बार बार लौट आती है मल्लाहों के गीतों की गूंज। इधर इस आबनूसी मछुआरे के जाल में मछली के प्राण फड़फड़ाते हैं। फिर सुबह खिड़की के शीशे पर कटोरा टनकाती आ बैठती है मैली सी भिखारिन धूप। हर बिस्तर का कैदी कंकाल दिलेरी से फेंकता है खड़खड़ाती मुस्कान का एक बेआवाज सिक्का। सिरहाने रखे आईने में देखती है चौथे नंबर की युवती अपना हल्दी चेहरा। पसीजी उंगलियों से टांक देती है माथे पर चिहुकती सुर्ख बिंदी। क्षण भर के लिए दरवाजों की ओट हो जाती है खिसियानी कुटनी मौत। 11 नंबर वाली लड़की छुपा लेती है लाल कंबल में अपना झुलसा हुआ चेहरा।
11 नंबर वाली लड़की छुपा लेती है लाल कंबल में अपना झुलसा हुआ चेहरा। एक बार, सिर्फ एक बार फिर से सुनना चाहती है वो उस जवान खूबसूरत डॉक्टर की आवाज में, गुड मॉर्निंग। ये दूसरी कविता थी। आगे चलूं मैं नेक्स्ट कविता पर? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हेलो हेलो हेलो। जी मैम, हम आपको सुन पा रहे हैं। आपकी तो आवाज आ रही है। विजय सर, विजय की विजय जी को मैं नहीं सुन आप कोई आप सुन पा रही हैं? कोई विजय जी को मैं नहीं सुन पा रही हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर कुछ शायद टेक्निकल ग्लिच है विजय सर की तरफ से। रेखा जी, हम चाहेंगे कि आप अपनी कविताओं को आगे बढ़ाएं। और बहुत ही खूबसूरत कविता, आपकी कविता सुनकर हर कोई कभी ना कभी तो कहीं मिलने गया है किसी से, IGMC या कहीं, तो जनरल वार्ड तो सबको ही याद आ चुका है। बिल्कुल दिल के बहुत करीब। अब हम आपकी नेक्स्ट रचना सुनना चाहेंगे रेखा जी। अगर आप मेरी कविता से अगर मेरी आवाज आ रही हो तो मैं सवाल पूछ लूं अपना? हाँ, विजय की आवाज है। मैं अपना सवाल पूछ लूं अपना? जी, मैं लगता हूँ मैं जुड़ गया हूँ। जी। रेखा जी, मुझे बताइए कोई एक नाम ऐसा जिसे आपने हमेशा रचनात्मकता की प्रेरणा के रूप में याद रखा है, और उसको समर्पित कोई कविता? उसको समर्पित मेरी कविता ही नहीं, मेरा दूसरा कविता संग्रह है जिसका शीर्षक है चिंदी चिंदी सुख, और वो व्यक्ति विशेष है मेरी नानी, मेरी स्वर्गीय नानी। नानी को मैं बहुत ही अलग तरह से देखती हूँ। नानी मेरे लिए, मेरे और मेरा जो एक पर्सनल मेरी जो हिस्ट्री है उसके बीच में वो एक वातायन की तरह है, एक देहरी की तरह है। वो लंबी परंपरा जिसकी मैं एक कड़ी हूँ, मेरी नानी उसके एक छोर पर खड़ी है। उससे पीछे मैं क्या थी ये नानी के माध्यम से मैं जानती हूँ, और उसके आगे उस कड़ी को, उस परंपरा को जब मैं कायम रखूंगी और मुझसे आगे मेरी बेटियां आएंगी तो उसमें भी कहीं ना कहीं मेरी नानी मौजूद रहेगी। तो मैं अपने नारीत्व को, अपने मातृत्व को, अपने औरत होने की अस्मिता को अपनी नानी के रूप में देखती हूँ। वो मेरे लिए एक प्रतीक है। तो ये कविता है नानी माँ। नानी माँ काशी की तरह सनातन सत्य सी वर्तमान हो तुम मेरे अंतर्मन में। अतीत के पिछवाड़े झांक पाती हूँ वहीं तक जहां तक हमारी आंखों की खिड़की खुलती है। यूं तो पढ़े हैं मैंने इतिहास के भीम काय ग्रंथ, यूं तो पढ़े हैं मैंने इतिहास के भीम काय ग्रंथ, पर उनमें जिए मरे सभी पात्र लगते हैं बहुत अनजाने, युद्ध क्षेत्र अत्यंत बेगाने। कहीं भी तो आती नहीं मेरी तुम्हारी और अम्मा की बात, कहीं भी तो होता नहीं जिक्र उस गली का जहां से निकली थी मेरी तुम्हारी और अम्मा की डोली। नानी माँ, इतिहास के सभी ग्रंथों से अधिक सच हो तुम। नानी माँ, इतिहास के सभी ग्रंथों से अधिक सच हो तुम। एक ऐसी कहानी जिसका हर दुख हर सुख कदम कदम बीत कर तुम्हारी उम्र के साथ पक गया है। बहुत खूब, बहुत सुंदर। वक्त के हल ने जोता है तुम्हारा चेहरा, वक्त के हल ने जोता है तुम्हारा चेहरा, किसी रेतीले खेत की तरह वही रेत लहरों सा ठहर गया है तुम्हारे चेहरे की झुर्रियों में। तुम गांव की पुरानी हवेली हो नानी, तुम गांव की पुरानी हवेली हो नानी, जब से लांघा है तुमने इस हवेली का तोरण द्वार, तुम स्वयं हो गई हो एक हवेली, कितनी गहन कितनी विविध। हर आंगन हर गलियारे हर खिड़की हर कमरे हर सीढ़ी हर चौबारे
आज भी चौंका देती है लाल हरी चूड़ियों की खनक। जहां पांव से लिपटा वक्त घुंघरू सा रुनझुन बजता रहता है। चरखे पर पूनी सा काटती हो तुम, वे सारे मूल्य, वे सभी परंपराएं जिन्हें हर बेटी हर नातिन को उपहार दिया तूने ब्याह के जोड़े सा। तुम पनघट पर खड़ा पीपल हो नानी, तुम पनघट पर खड़ा पीपल हो नानी, अपने अपने आकाश में उड़कर हम सब लौट आते हैं तुम्हारी असंख्य टहनियों में सांझ टले गाने को अपने अपने दीपक मल्हार। जब तुम सबके संग गाती हो नानी, जब तुम सबके संग गाती हो नानी, तुम्हारा बूढ़ा शरीर हो जाता है एक सारंगी, हर तरंग से तरंगाए। बचपन के जिस आंगन में रचाए थे गुड़ियों के ब्याह, तुम ही थी वो तुलसी का बिरवा जो सपनों के राजा संग पड़ती हर भांवर को कर देती थी इतना पावन। घर की हर दुल्हन ने सिंचा जब इस बिरवे को, सबने तुमको ही सिंचा नानी। घर की हर दुल्हन ने सिंचा जब इस बिरवे को, सबने तुमको ही सिंचा नानी, किसी पुरानी आस्था की तरह। जब किसी कुल बुलाई भूख ने रौंद रौंद डाला मुझे, तुम रसोई घर बन प्रस्तुत थी नानी, रोटी के छिक्के सी गमकती, सरसों के साग की हांडी सी सदा आग पर तपती महकती। वाह 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 वाह। मील के पत्थरों में दौड़ रहा है वक्त, मील के पत्थरों में दौड़ रहा है वक्त, एक संदर्भ से दूसरे संदर्भ तक, पर तुम चेक पोस्ट की तरह मुझे जब तब रोक लेती हो नानी। फिर लौटती हूँ तुम्हारे पास, जैसे भरी दोपहरी लौटे कोई मंदिर के बाहर प्याऊ के पास। हवेली नहीं है आज नानी, हवेली नहीं है आज नानी, चार दीवारी पर टंगा ये व्यक्तित्वहीन उथला फ्लैट है। घर के आगे मैंने भी सजाए हैं कैक्टस, ये चलन है इस शहर का। पर घर का पिछवाड़ा जो अत्यंत मेरा अपना है, वहां आज भी मौजूद है वही तुलसी का बिरवा। खरीदे हुए नटराज फ्रीज हो गए हैं मेंटल पीस पर वो मंत्रपूत गौरा जो तूने दी थी दहेज में, आज भी सुरक्षित है मेरी बेटी के दहेज के लिए। तुम्हारा चेहरा दर्पण हो गया है नानी, तुम्हारा चेहरा दर्पण हो गया है नानी, जिसमें देखती हूँ मैं 80 साल पुराना अपना चेहरा। फिर उस चेहरे में झांकती है मेरी बिटिया, फिर उसकी बिटिया, फिर उसकी बिटिया। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रेखा। मुझे विश्वास है सभी सुनने वालों को आपकी कविताओं में बहुत मजा आया। बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। धन्यवाद सभी का। बहुत खूबसूरत। जिनके सीनों पर उगते हैं झाड़ पेड़ आते हैं अंधड़, कि जिनके सीनों पर उगते हैं झाड़ पेड़ आते हैं अंधड़, लगती है आग गिरती है बर्फ, वो सब यूं ही खड़े नहीं होते हैं। मेरा हो गया नेक्स्ट। वो सब यूं ही खड़े नहीं होते हैं, यूं ही बड़े नहीं होते हैं, पहाड़ ही नहीं होते हैं पहाड़। आइए रूबरू होते हैं ऐसी एक शख्सियत से जो साहित्य के जोरदार हस्ताक्षर हैं, माधव कौशिक जी। माधव जी। नमस्कार विजय जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आई? जी सर आपकी आवाज आ रही है, हम आपको सुन पा रहे हैं। बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी। डॉक्टर साहब सादर प्रणाम। मुझे लगता है माधव सर, विजय सर के एंड पर बार बार टेक्निकल ग्लिच आ रहा है। जी हेलो। जी आ गई। जी आ गई। जी मेरी अब मेरा ख्याल मैं जुड़ गया हूँ। मैं सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी सुन पा रहे। जी सर। माधव जी। हाँ जी। लेखन, मैं पहला प्रश्न आपसे करता हूं कि लेखन का आपका शुरुआती अनुभव क्या है?
तब का जब आपने जाना कि भाषा में गजब की शक्ति है, और किस कविता से आपको लगा कि आप कवि हो गए हैं? मेरा जन्म जिस परिवार में हुआ, उस परिवार में जब मैंने आंख खोली तो मेरे चारों तरफ किताबें ही किताबें थी। मेरे पिता अध्यापक होने के साथ साथ उर्दू और पर्शियन के बड़े विद्वान थे, और मेरे ताऊश्री संस्कृत के विद्वान थे। तो पारिवारिक चर्चा हमेशा साहित्य की होती थी, कविता की होती थी, शायरी की होती थी। तो मुझे मालूम नहीं कि मैं एक अच्छा पाठक होते होते कब लेखक बन गया, मैं कोई पिन पॉइंट नहीं कर सकता। हाँ, ये जरूर है कि जब मैं प्रेप में था तब मेरी पहली कविता प्रकाशित हो गई थी, और उसके बाद लगातार ये क्रम चलता रहा। तो मुझे सिखाने वाले मेरे परिवार में ही थे, इसलिए मुझे कोई ज्यादा इस मामले में मैं बड़ा सौभाग्यवान रहा। दूसरा ये है कि मेरा मानना है कि कोई भी लेखक अपने परिवार और परिवेश से ही सब कुछ सीखता है। भिवानी में जहाँ मेरा जन्म हुआ था वो बड़ा साहित्यिक सा माहौल था। वहाँ बहुत सारे लेखक थे। उदय भानु हंस राज्य कवि हरियाणा हमारे टीचर थे, सतनाम सिंह खुमार भी हमारे टीचर थे, हमदम साहब थे। एक ऐसा अदबी संगम था उस शहर में जिसमें हिंदी, पंजाबी और उर्दू तीनों जबानों के लेखक एक साथ बैठते थे। तो नई पीढ़ी को जो दीक्षा मिलती है, शिक्षा मिलती है, वो बड़ी आसानी से उन कस्बों में उपलब्ध हो जाती थी। उसके बाद जवान होने के बाद जब मैं चंडीगढ़ में आया तो मेरा सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब त्रिखा जी मेरे सामने बैठे हैं, और एक तरह से उन्होंने 40 साल से फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड की भूमिका निभाई है। और कुछ साल पहले मेरी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक आई थी, जोखिम भरा समय है, मैंने उन्हीं को समर्पित की है लिख के कि मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड है। तो एक तरह से साहित्य के प्रति जो गंभीरता है वो डॉक्टर साहब के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में मिली। मंजू जड़का जी का मैं आभार इसलिए व्यक्त करना चाहूंगा कि 8 वर्ष तक जब वो चंडीगढ़ साहित्य अकादमी की चेयरपर्सन थी, मैं उनका सेक्रेटरी होता था। तो जैसा लिटरेचर फेस्टिवल उस विश्वविद्यालय में हो रहा है, ये हम वर्षों पहले से करते आ रहे हैं। उनका भी हार्दिक अभिनंदन, साधुवाद। और बड़ा अच्छा लगा कि मैडम ने वो परंपरा जो चंडीगढ़ में इन्होंने स्थापित की थी, अब वो हिमाचल की वादियों तक आ गई है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। मैं आपसे कोई उस दौर की, जो शुरुआती दौर की कोई कविता पेश करें? शुरुआती दौर की कविता तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन मुझे शुरुआती दौर की कुछ एक बहुत अच्छी चीजें जो मेरे पिताश्री ने मुझे बताई थी। जब मैं एमए में था, और उस समय एक वर्ष में एमए इंग्लिश भी किया था, बाद में एमए फाइनल नहीं कर पाया किसी वजह से, फिर एमए हिंदी में मैं आ गया। उन्होंने एक बात कही थी कि एक दिन उन्होंने मेरे से पूछा कि आप बड़े होके क्या करोगे भाई, तेरी पढ़ाई पूरी होने वाली है। तो मैंने कहा मैं लेखक बनूंगा। तो वो बड़े असहज हो गए थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में उन्होंने कहा देखो लेखक बनो तो मेरी 2 बातें याद रखना, एक तो काम जरूर करना, कोई ना कोई नौकरी जरूर करना। जो लेखक नौकरी नहीं करता उसे अधेड़ उम्र के बाद समझौते करने पड़ते हैं, और समझौता करने वाला कभी अच्छा लेखक नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा कि 40 वर्ष की उम्र के बाद अगर मुझे आके ये कहा कि ये रास्ता जरा ठीक ठाक नहीं था, तो मैं तेरा सबसे बड़ा दुश्मन हूंगा। उन्होंने कहा था कि लेखक होना एक साधना की पगडंडी है, और उस पर चलने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। ये बात मुझे उनकी अब तक याद है, और एक तरह से मेरे लिए ये एक सूत्र वाक्य रहा जिसका मैं भी पालन कर रहा हूँ। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अच्छा माधव जी, आपने गजब के बिंब और पात्र गढ़े हैं। क्या आप उन वास्तविक लोगों को भी श्रेय देते हैं जिन्हें अपनी रचनाओं का पात्र बनाते हैं?
सबसे ज्यादा श्रेय तो उन्हीं का है जो कोई भी रचनाकार है। जैसे मैडम ने अभी कविता अपनी नानी पे सुनाई, साहित्यकार की संवेदना उस बुनी हुई रस्सी की तरह से है जिसमें हजारों हजार रेशे हैं। वो उन रेशों को इकट्ठा करके बिल्कुल अपनी रस्सी बांटता है। तो कहीं ना कहीं मैं तो ये मानता हूं कि वो जो पात्रों के अलावा वो जो घटनाएं और दुर्घटनाएं हैं, जो आपके कटु अनुभव हैं या अच्छे अनुभव हैं, सब कुछ उन्हीं के लिए होता है। पात्रों के अलावा मैं उन परिस्थितियों को भी मानता हूं जिनकी वजह से लेखक बनता है। जी अच्छा। तो एक बिल्कुल ठीक है, यदि आप कहें तो एक कविता मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। अवश्य 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 जरूर। वो कविता जिस तरह की आपने बात की है, एक तरह से ये उसी का, जी हाँ, उसी की पृष्ठभूमि में है और ये बड़ी मशहूर कविता रही है मेरी, कई भाषाओं में इसका अनुवाद भी हुआ। मैं उस कविता लंबी है लेकिन मैं उसके थोड़े से अंश सुनाना चाहूंगा। जी जी जी। कि जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर जी दोस्तों की नेक नियति और सलाह को ताक पे रख दौर की सच्ची कहानी लिख रहा हूँ। क्या बात। जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर दोस्तों की नेक नियति और सलाह को ताक पे रख दौर की सच्ची कहानी लिख रहा हूँ। जानता हूं मैं मुझे कमजोर कहकर लोग मेरी बात को भी हाशिए के हाशिए पर डाल देंगे। आने वाली नस्लें मेरी शायरी की सब किताबें फेंक देगी। मेरे सपने मेरे अपने लोग ही रुसवा करेंगे। मेरे सपने मेरे अपने लोग ही रुसवा करेंगे। जानता हूं मैं सभी खतरे जो कल दरपेश होंगे। जानता हूं मैं सभी खतरे जो कल दरपेश होंगे। इसलिए मैं आज हूं निर्भीक इतना, जो कहूंगा सच कहूंगा, जो लिखूंगा सच लिखूंगा और इस सच के अलावा जो भी सच है मैं उसे नापाक कहकर छोड़ दूंगा। इस सबसे नाजुक मोड़ पर, उम्र के इस सबसे नाजुक मोड़ पर झूठ के परपंच कितने खोखले हैं। झूठ हंसता है हंसी भी प्रेत जैसी, झूठ रोता भी है तो रोता है नकली। झूठ में बस झूठ ही होता है असली। झूठ रोता है तो रोता है नकली, झूठ में बस झूठ ही होता है असली। झूठ छलनी से हवा को छानता है, झूठ छलनी से हवा को छानता है। झूठ बिन पैरों के चलना जानता है। सच की कब्र पर दीपक जलाता, झूठ सच को रोज ही नीचा दिखाता। झूठ सच के सामने मगरूर देखा, झूठ सच से भी अधिक मशहूर देखा। क्या बात। झूठ सच के सामने मगरूर देखा, झूठ सच से भी अधिक मशहूर देखा। झूठ को मालूम कच्ची डोर सच है, झूठ को मालूम है कमजोर सच है। क्या बात है। जिंदगी के सबसे नाजुक मोड़ पर मैं किसे आवाज दूं किसको पुकारूं। क्या बात है। और एक और इसका बंद सुनाना कि उम्र के इस सबसे मुश्किल मोड़ पर आपने जिन पात्रों का जिक्र किया था, उम्र के इस सबसे मुश्किल मोड़ पर पीछे मुड़कर देखना मुमकिन नहीं है। आगे बढ़ना भी कहाँ आसान है अब, रास्ते की मुश्किलें भी हो गई संगीन पहले से अधिक। अब न कोई रह गुजर है, अब न कोई हम सफर है। सिर्फ चौराहे पे आकर ठीक रास्ता जान लेना मेरे वश में ही नहीं है। उम्र के इस सबसे मुश्किल मोड़ पर जिंदगी की सारी कदरें जंग खाई बेड़ियों सी हो गई है और सपनों की सुनहरी शोख परियां भीड़ के बाजार में अब खो गई है। भीड़ के बाजार में अब खो गई है। क्या बात। अद्भुत अद्भुत। जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर मैं किसे आवाज दूं किसको। क्या बात। बहुत बहुत बढ़िया सर। आपसे अंतिम प्रश्न है मेरा। आपने अपने कार्यकाल में बहुत से नव लेखकों को जिनमें क्षमता थी प्रोत्साहित कर स्थापित कर पाया।
प्रश्न ये है कि क्या वो लोग भी कवि बन सकते हैं जो भावनाओं को दृढ़ता से महसूस नहीं करते? जो दृढ़ता से महसूस नहीं कर सकते वो कुछ भी बन सकते हैं, लेखक नहीं बन सकते। लेखक बनने के लिए लेखक बनने के लिए मैं मेरे पिताश्री की एक बात और उदाहरण देना चाहता हूँ। एक बार वो मेरे स्टडी रूम में आए, बहुत सारी किताबों को ढेर लगे थे, तो मेरे से कहने लगे, जब तुमने फैसला कर लिया कि मैं लेखक बनूंगा तो ये सारी किताबें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने अकबर इलाहाबादी का एक शेर सुनाया और वो शेर यूं था, दर्द को दिल में दे जगह अकबर, दर्द को दिल में दे जगह अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। क्या बात, वाह वाह बिल्कुल सही। तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, जिन लेखकों और चलते चलते आप कोई छोटी सी कविता सुनाना चाहेंगे? एक गजल के मैं शेर जरूर सुनाना चाहूंगा, और वो एक तरह की शुभकामना है सबके लिए कि दिल में हरदम चुभने वाला, डॉक्टर साहब के चरणों में जी, दिल में हरदम चुभने वाला, कांटा सही सलामत दे। क्या बात है, वाह। दिल में हरदम चुभने वाला, कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। दिल में हरदम चुभने वाला, दिल में हरदम चुभने वाला, कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। और हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है। क्या बात, हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। हमें युद्ध आतंक भूख से मारी धरती बख्शी है, आने वाली पीढ़ी को तो दुनिया सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि दावा है, मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा। दावा है, मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। क्या बात, दावा है, मैं एक दिन उसको दरिया करके छोड़ूंगा, खुली हथेली पर आंसू का कतरा सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से। बच्चे भी अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। अब खेल रहे हैं खतरनाक हथियारों से, बचपन की बगिया को कोई गुड़िया सही सलामत दे। और ये शेर देखिए कि आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी। बहुत अच्छा। आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। क्या बात, आधी और अधूरी हसरत कब तक जिंदा रखेगी, कागज पर ही दे पर घर का नक्शा सही सलामत दे। और भीड़ भरी महफिल में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, भीड़ भरी महफिल में सबकी अलग अलग पहचान तो हो, इसीलिए हर एक इंसान को चेहरा सही सलामत दे। क्या बात, दिल में हरदम चुभने वाला, कांटा सही सलामत दे, आंखें दे या मत दे लेकिन सपना सही सलामत दे। क्या बात, वाह वाह। आप सभी का आभार। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, आभार आपका, ढेर आभार। इनफैक्ट पीर हरे कि जगाता हूं पीर सारी सारी रात, पीर हरे कि जगाता हूं पीर सारी सारी रात, बरामदे से सड़क तक हर तरह की तड़क भड़क तक, इच्छा की पुड़िया बांधता हूं कि लौटूं जब विचरते हुए, दुख बाहर हो बहार हो, पर क्या करूं बार बार लगती है आग, बार बार लगती है आग, जलता है जंगल बार बार, घर से कोई भागे तो भागे, भीतर से कैसे निकले आगे। क्या बात। और अंत में हम बातचीत करेंगे साहित्य के युग पुरुष शिरोमणि साहित्य
कार और जोरदार आवाज के मालिक डॉक्टर चंद्र त्रिखा जी से। डॉक्टर साहब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी मैं हाजिर हूँ। जी आप अपनी पहली कविता, पहली पुस्तक, मैं रिपीट करता हूं कि अपनी पहली कविता, पहली पुस्तक और पसंदीदा कविता के बारे में श्रोताओं को बताएं। आप सबको नमस्कार। और मैं जो सवाल आपने पूछे हैं, दरअसल मैं ये कबूल करता हूं कि बहुत उपलब्धियां मेरे खाते में दर्ज नहीं है, न कविता के क्षेत्र में और ना ही कुछ सम्मानों के क्षेत्र में या कुछ बहुत ज्यादा ये आपका बड़प्पन है सर, ये आपका बड़प्पन। नहीं, मैं महसूस करता हूँ जो चीज ईमानदारी से, और कहीं ना कहीं हम सब लोग इस बारे में ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि मैंने थोड़ा सा जुर्रत कर ली, और सब लोग कई बार जुर्रत नहीं कर पाते, लेकिन हम सब लोग बेसिकली संतुष्ट नहीं होते। लेखन एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि कभी संतुष्टि हो जाए उसके बाद बात खत्म हो जाती है। एक तो कभी जहन पे ये नहीं सवार होने दिया कि मैंने कविता लिखनी है, और लिखा तभी जब कलम ने मजबूर किया कि मुझे, या कुछ संवेदनाओं ने मजबूर किया कि हमें कागज पे उतारो भाई। तो उसके बाद जरूर मन किया कि नहीं, कुछ बातें जो है वो बयान कर दी जाएं। तो बयान की शक्ल में कुछ एक बातें। और जहां तक पहली कविता की बात है, वक्फा काफी हो गया है, लेकिन बहरहाल मुझे पहली कविता की 2-4 पंक्तियां याद है। परिचय से बात शुरू हुई थी कि तुम मेरा परिचय मत पूछो, मैं क्या बतलाऊं मैं क्या हूं। कि तुम मेरा परिचय मत पूछो, मैं क्या बताऊं मैं क्या हूं। कि जो बरसों से वीरानी है, शायद वो खामोश गुफा हूं। कि तुम मेरा परिचय मत पूछो, मैं क्या बतलाऊं मैं क्या हूं। और दुविधा में हूं अभी कि मैं रोगी हूं या तीमारदार हूं। कि दुविधा में हूं अभी कि मैं रोगी हूं या तीमारदार हूं। और ऐसे जीता हूं जैसे मैं दुनिया भर का कर्जदार हूं। कैसे जीता हूं जैसे मैं दुनिया भर का कर्जदार हूं। और जो इंसानों से डरता हो, जो इंसानों से डरता हो, शायद वो कमजोर खुदा हूं। कि तुम मेरा परिचय मत पूछो, मैं क्या बतलाऊं मैं क्या हूं। तो ये पहली कविता और पहली पुस्तक आपने पूछा है, तो उसको आबादी सदी से भी ज्यादा वक्फा हो चुका है। 1968 में प्रकाशित हुई थी। उसमें भी कविताएं 2-4 साल पहले की थी। बहरहाल कविता पाषाण युग कविता संग्रह पे मुझे अब भी वो जैसे अपना पहला बेटा पहली बेटी प्यारी लगती है। तो उसी सिलसिले में बहुत मकबूल हुआ। बहुत शुक्रिया। आपका एक और प्रश्न कि आप एक भीषण त्रासदी से वास्ता रहा है आपका, जो भुलाए नहीं भूलती होगी। सन 47 में देश के विभाजन का आपके साहित्य पर कैसा प्रभाव रहा? मैं और उसी से जुड़ी कोई रचना हो तो जरूर सुनाएं। इसका गहरा असर पड़ा, और कई बार आप यकीन जानिए, मैं आपके सामने कुछ ये घोषणा भी करना चाहता हूँ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। वो जो हादसे थे, जो विभीषिका थी विभाजन की, वो जहन से उतारने की, छिटकने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं उतर पाई। उस वक्त मेरी उम्र 3-3.5 साल की थी, लेकिन लाशों के ऊपर से पैर रख रख के बच्चे को निकालना और निरंतर एक रक्तिम दरियाओं के बीच में से गुजरना, ये बड़ा अजीब लगता था। और उन दिनों मैं आपको सिर्फ एक पात्र की बात करता हूँ। हमारे एक संबंधी थे जो साथ ही थे, और उन्होंने ये बयान किया कि पूछा कि आपका चेहरा तो सारा खून से लदा हुआ है, खून से तो बिल्कुल पुता हुआ है, और आप ठीक ठाक कैसे आ गए। तो उन्होंने कहा, भाई तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन मैं लाशों के बीच में ही दुबक गया था, और मैंने किसी भी लाश का खून लेकर अपने माथे पे मर लिया, ताकि जो दंगाई है वो समझे कि ये भी एक लाश है, ये मर चुका है बंदा, इसे क्या मारना। आप अंदाजा लगाइए, ऐसी विभीषिका को हजारों लाखों लोगों ने मेरे देश में, मेरे परिवेश में भुगता, और उन चीजों से मुक्त होने के लिए कई बार लगता है कि एक जन्म जो है वो नाकाफी है।
और उन हादसों को लेकर मैंने बहुत सारी जो संवेदनशील जो चीजें हाशिए पर सरक जाती हैं अक्सर इतिहास में, उन चीजों को पकड़ा और उनको अपनी रचना का आधार बनाया। संस्मरण जितने भी हैं वो उसी बात पर आधारित हैं, इस विषय पर। और इस विषय से जुड़ी हुई जो कथानक हैं, संवेदनशील कथानक, उन पर लगभग 9 पुस्तकें मैं दे चुका हूं और अभी भी संतुष्टि नहीं होती। लगता है कि बहुत कुछ है जो बयान करने वाला है जी। और ये विभीषिकाएं, इनका सिलसिला चलता रहता है जिंदगी में। कई बार कुछ लोग शायद इनसे गुजरना उनके लिए एक जरूरी हो जाता है और वो शायद लिखवा कर यही लाते हैं। एक विभीषिका बीती, उसके बाद आतंकवाद की विभीषिका, लंबे अरसे तक उसको भुगतना पड़ा, अपना घर छूटा और अपना निवास छूटा, शहर छूटा। तो ये सिलसिले जिंदगी में मेरे ख्याल में एक हिस्सा है, हमें जीना चाहिए जी। बिल्कुल ठीक। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कोई कविता, हाँ, मैं से जुड़ी हुई कोई कविता समय डॉक्टर साहब जी विजय जी मुझे माफ करेंगे। डॉक्टर साहब की एक नहीं प्लीज सर, पंजाब के आतंकवाद पे एक इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है काली नदी। मैं माधव भाई और उसमें एक ऐसी कविता है लंबी, दोस्त अब पर्दा गिराओ। वो मेरे विचार से आज जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का दौर है, मुझे लगता है आज भी वो उसी की तर्जुमानी करती है। सर यदि उसके कुछ सुना दे तो कुछ अजीजों का कुछ अंश उसके हो जाए। कुछ अजीजों का जो आग्रह है वो आदेश होता है, और ये माधव उन्हीं में से है जिनकी कई बात मिल रही आदेश होती है। मैं उसी बात पे आता हूँ, आपको साथ साथ लिए चलूंगा, कोशिश करूंगा, इस बात का प्रयास करूंगा कि जोड़े रखूं आपको, कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर, और जिंदगी को हादिसे की शक्ल देकर, और सांस को संवेदनाओं से अलग कर, और नाखूनों को मांसपेशी से छिटक कर, किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा। कि अनगिनत मासूम लोगों के शवों पर जिंदगी को हादिसे की शक्ल देकर, सांस को संवेदनाओं से अलग कर, किस तरह काली नदी के इन मुहानों पर कोई भी घर बनेगा। कि जिंदगी बंदूक की गोली नहीं है, कि जिंदगी बंदूक की गोली नहीं है, जिंदगी आतंक का दर्पण नहीं है, कि जिंदगी आतंक का दर्पण नहीं है, कि जिंदगी आकाश में उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है। कि जिंदगी आकाश में उड़ते परिंदे की रगों में कैद धड़कन है। कि जानता हूं अब तुम्हारा हो गया आकाश छोटा, कि जानता हूं अब तुम्हारा हो गया आकाश छोटा, और सियासत की गुलेले मेरे हाथ में है। पर याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो, पर याद रखो इन रगों में कैद धड़कन रुक गई तो, रोशनी, आकाश, पानी और इस काली नदी के इन मुहानों पर बना भूगोल सब कुछ रेत बनकर ढांप लेंगे इस शहर को, जिस शहर में सिर्फ कल की बात है भंगड़े पड़े थे और गिद्धा बोलियां डाली गई थी। कि ढांप लेंगे इस बहुत खूब, जिस शहर में सिर्फ कल की बात है भंगड़े पड़े थे और गिद्धा बोलियां डाली गई थी। कि कौन सी पहचान तुम आखिर बनाना चाहते हो, गोलियों के शोर में तुम किस तरह सिमरन करोगे, और चंद दुकानें जलाकर आग की उस रोशनी में कौन सी गीता सुनोगे। कि कान बहरे हो चुके हैं दोस्त अब पर्दा गिराओ, कि कान बहरे हो चुके हैं दोस्त अब पर्दा गिराओ, हो सके तो वक्त है अब भी घरों को लौट जाओ, और फिर सांकल चढ़ाकर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की, और फिर सांकल चढ़ाकर आईने के सामने कोशिश करो खुद को जरा पहचानने की।
कि किस तरह की जंगली तहजीब चेहरों पर उगी है और किस कदर खुद को पराये लग रहे हो। अंतिम पंक्तियां हैं कि यूं सभी कुछ चल रहा है, छप रही खबरें धड़ल्ले से सभी अखबार में डूबे हुए हैं, कि आज अब कहीं 2-4 मर भी जाएं तो कोई कहीं पर अब नहीं है चौंक पड़ता, कि आज जब हत्याएं अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सहज हिस्सा बन चली है, क्या जब हत्याएं अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सहज हिस्सा बन चली हैं, हम कहां पर आज जब हत्याएं अपनी रोजमर्रा जिंदगी का सहज हिस्सा बन चली है, हम कहां पर कर एक एहसास है जिसको जीने का मैंने प्रयास किया इस कविता के माध्यम से। अद्भुत अद्भुत अभिव्यक्ति है, हमसे छूट चुकी है, कविता लंबी है, मैं यही अद्भुत अभिव्यक्ति। जी शुक्रिया। कोई बात, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बस क्योंकि अंतिम 3-4 मिनट हैं, अंतिम 3-4 मिनट हमारे पास है। मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ जी। आपको अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, आपकी लंबी साहित्यिक यात्रा का हासिल। नहीं, मैं समझता हूँ कि ये चीजें मैं छिड़क देता हूँ, जहन से निकाल देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ उन लोगों का जिन्होंने बहुत सारी चीजों को, मेरी कमजोरियों को दरगुजर करके मुझे सम्मान दिया, मुझे एक सलीका जीने का सिखाने की कोशिश की। लेकिन मैं आपको ईमानदारी से कहता हूँ कि ये कुछ संसाधन तो जरूर शायद मिल जाते होंगे 4 किताबें खरीदने के लिए, लेकिन बाकी इन उपलब्धियों को कभी जहन पे सवार नहीं होने दिया, क्योंकि ये चीजें मैं समझता हूँ कि लेखन में बहुत बड़ी बाधा होती हैं, और लेखन में तो सिवाय संकटों के और कंटकों के रास्ते के और कुछ विशेष नहीं बचता। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। नीरज, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर, जी सर, जी सर। अब मेरे लायक कोई और काम हो तो बताइए, धन्यवाद के अलावा।